जिस विषय के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं वो विषय आपके सामने है। एक बार मैं उसे फिर दोहराता हूं। जो विषय है, जो हम जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे वो है बांग्लादेश लिबरेशन, जो 1971 वॉर के बाद हुआ। क्या वो हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर थी, या उसे हमारे देश का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इसके सिवाय जो चैलेंजेस अभी अफगानिस्तान तालिबान में हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इसके सिवाय हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल बिपिन रावत है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जनरल मनोज नरवणे है जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने भी मीडिया से बात की हुई है। और जनरल मनोज पांडे है जो हमारे GOC इन सी, ये ईस्टर्न कमांड के है, जो कमांड चाइना की बॉर्डर की तरफ देखता है। उन्होंने बोला है कि 17 कोर चाइना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके सिवाय जब तक कश्मीर की बात हो या नक्सलिज्म की बात हो, पुंछ में पिछले 13 दिन से ऑपरेशन चल रहा है जिसमें इंडियन आर्मी ने 2 JCOs और 7 जवानों के प्राण का बलिदान दिया है। उसकी हालात क्या है, कितने दहशतवादी वहां पर है और क्या कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में चाइनीज फ्रंट के ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। जैसे मैंने बहुत बार बोला है, चाइना हमारे देश के खिलाफ या पूरी दुनिया के खिलाफ अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर जो है वो लड़ रहा है। तो इसे हम जिस प्रकार से प्रत्युत्तर दे रहे हैं, इस सब विषय के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हम अगले 20 मिनट बात करेंगे और इसमें इन मुद्दों को हम ठीक तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश लिबरेशन। 1971 के अंदर 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के। एक हुआ अभी का वेस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान, और दूसरा बांग्लादेश। उससे इसके बाद पिछले कुछ हफ्तों से जो हिंदूज है बांग्लादेश में, इनके खिलाफ काफी वायलेंस शुरू हुआ है, जिसे मीडिया ने बहुत अच्छा कवर किया है। और इसके बारे में मैंने भी फेसबुक लाइव के मदद से आपके सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो लाई थी। उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो वायलेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर ऐसे इस प्रकार का वायलेंस हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है तो क्या बांग्लादेश को लिबरेट करना एक हमारे लिए अच्छी बात थी या नहीं थी। मैं इसे तुरंत ही कवर करूंगा। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना हमारे देश के लिए कभी भी अच्छी ही बात थी। कारण अनेक है और कुछ नुकसान भी हुए हैं। जो अच्छी चीज है वो ये है कि पहले पाकिस्तान सोचता था कि वो हिंदुस्तान का इक्वल है, यानी कि उनकी एरिया काफी थी, उनकी पॉपुलेशन काफी थी, उनकी मिलिट्री माइट काफी थी, और पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल समझती थी 71 के पहले। तो उसके लिए उन्होंने 65 का वॉर किया, उन्होंने हमें तंग किया, ये बिल्कुल इतिहास के अंदर इसे अच्छी तरह से कवर हुआ है। लेकिन जब से बांग्लादेश अलग हुआ है, पाकिस्तान की ताकत आधी हो गई है। अभी वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। उसकी मिलिट्री ताकत कम हो गई है, उसकी सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक ताकत कम हो गई है, उसकी अर्थव्यवस्था कम हो गई है, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है, और बांग्लादेश आमतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ है। केवल जब खलीदा जिया की गवर्नमेंट थी वो प्रो पाकिस्तान थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान है। इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का खतरा बिल्कुल दूर चला गया है। मिलिट्रीली हमारे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश से कोई खतरा नहीं है। इसके सिवाय जो इंसर्जेंसी थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मिजो इंसर्जेंसी थी, नागा इंसर्जेंसी थी, मणिपुर की इंसर्जेंसी थी, इसे
ISI जो पाकिस्तान की गुप्तहेर संस्था है, बहुत मदद करती थी, वो भी अभी खत्म हो गया है। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश ने जो ट्रेनिंग कैंप इन बंडखोरों के बांग्लादेश के अंदर थे, उसे बंद कर दिया है। और कुछ लीडर्स जो बांग्लादेश के चिटगांव वगैरह इलाके में छुप के रहते थे, उनको पकड़ के हमारे देश को सुपुर्द कर दिया है। कुछ उल्फा के थे, कुछ और थे। तो ये अच्छी बात हो गई है। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय जो ISI की कार्रवाइयां वहां से चलती थी, वो अभी पूरी बंद हो गई है। जो फिलहाल की गवर्नमेंट है श्रीमती हसीना की, वो हमारे देश के साथ है, उनके साथ हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसके सिवाय जो रिवर्स बांग्लादेश के थ्रू फ्लो होती है, यानी कि गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है या मेघना है, उसे हम वाटरवेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को जो सी पोर्ट चाहिए, जो समुद्र के अंदर आने के लिए, वो उस समय या अभी कलकत्ता होता था, जो नॉर्थ ईस्ट से बहुत दूर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो लैंडलॉक्ड है। अभी हम जो चिटगांव का जो पोर्ट है, इस पोर्ट से ट्रेड शुरू कर रहे हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बहुत ही फायदा हुआ है। तो ये सब अच्छी बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अच्छा है। लेकिन दो चीजें जो अच्छी नहीं है, इसे मैं दोहराऊंगा। एक तो जो इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेशियों की भारत में हो रही है, वो नहीं रुकी है। ये माइग्रेशन वेस्ट बंगाल में लैंड बॉर्डर से होती है, वहां पे उनके बहुत सपोर्टर्स है, तो ये नहीं रुका है। ये कब रुकेगा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बांग्लादेश वाले बोलते हैं हमारी एरिया कम है, हम हमारे लोगों को फीड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये जो डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है वो होता रहेगा। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी इंप्रूव हो रही है, इसलिए शायद माइग्रेशन का जो रेट है वो कम हो गया है। दूसरा, ऑफिशियली जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को हम पकड़ते हैं, उसे बांग्लादेश लेने के लिए, वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली लिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दुख की बात है और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है, वो ये है कि जो हिंदूज बांग्लादेश में थे, जो जैन, बुद्ध, सिख जो बांग्लादेश में थे, उनकी हालात काफी खराब है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल दो फिगर्स को ही कवर करूंगा। नंबर एक, 1950 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर 24% पॉपुलेशन ये हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध थी। वो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र होने के बाद 1974 में जो सेंसस हुआ, इसमें ये नजर आया कि ये पॉपुलेशन तकरीबन 14% के आसपास पहुंची है, यानी कि 24% से ये कम होके 14% हुई है। और अभी 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था, इसके मुताबिक ये 8 या 9% के आसपास है। अभी 2021 में फिर सेंसस होगा तो एग्जैक्ट फिगर पता लग जाएगी, लेकिन बात यह है कि 24% से ये कम होके 8 या 9% पे आई है। तो ये जो बाकी 15% जो लोग हैं वो कहाँ गए? बहुत सारे मारे गए, काफी सारे कन्वर्ट हो गए, और कुछ 30-40 लाख के आसपास शायद हमारे देश में आए हैं। हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो उसी के लिए था कि जो माइनॉरिटीज जिनको बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में प्रोसिक्यूट किया जाता है, वो अगर हमारे देश में आते हैं तो उन्हें हमारी देश की सिटीजनशिप दी जाए। अफगानिस्तान के बारे में तो मैंने पहले भी बात की थी। वहां पे सिख पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन और बुद्धिस्ट 2% के आसपास थी, वो अभी 400-500 से भी कम हुई है। कल परसों की बात है, वहां का जो गुरुद्वारा है, वहां पे तालिबानी फिर एक्सटॉर्शन करने के लिए आए थे। 400-500 फैमिली आज भी वहां पर है। ये अच्छा होगा कि उनको अगर भारत में लाया जाए तो वो उनकी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा होगा।
इसके सिवाय कश्मीर में सिख और हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से हमले किए हैं, उसमें इन 19 लोग कैसे मारे गए थे, इंक्लूडिंग जो लोग टेलीविजन के तौर पे गए थे, ये तो मीडिया ने कवर किया है। तो ये जो हिंदू, सिख और जैन और बुद्धिस्ट, ये जो इन 3 देशों में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी देश की जिम्मेदारी है और हमने ये इशू उठाना चाहिए। और अच्छी बात है कि इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे बांग्लादेश में हमला हुआ था, उन्होंने तकरीबन 70-80 कंट्रीज के अंदर इसके खिलाफ निदर्शन किया हुआ है। तो शायद यूनाइटेड नेशंस प्रेशर बढ़ेगा, शायद अमेरिका का प्रेशर बढ़ेगा और ये इसे कंट्रोल करने में, हिंसाचार कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, लेकिन उनको इलीगल माइग्रेशन जो समुंदर से हो रही है वो भी रोकने पड़ेगी। ये माना जाता है ओडिशा की कोस्ट लाइन, वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन इज फ्लडेड विद बांग्लादेशी। हमारे जो कोस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी कि इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन्होंने अच्छा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग तो करते रहते हैं लेकिन किसी से पकड़ा जाना, इन्होंने अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं है। तो उनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो हमारी जो कोस्ट लाइन खास तो ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, ये बांग्लादेशी से फ्लड हो जाएगी। क्योंकि ये माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो बांग्लादेश का जो सुंदरबन का एरिया है वो पानी के नीचे जाएगा। आपको पता है कि सुंदरबन का 1/3 एरिया जो है वो हिंदुस्तान में है और 2/3 ये बांग्लादेश में है। वो कौन सा एरिया है? ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा वहां पे फॉर्म होता है समुद्र के पास, वो एरिया है। वो बिल्कुल कुछ सालों में पानी के नीचे जाएगा। वहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। जब वो पानी के नीचे जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली वो हमारे ईस्ट कोस्ट की तरफ आएंगे या हमारा जो अंडमान निकोबार का एरिया है वहां पे जाएंगे। तो हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है इसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। अभी मैं मेरे नेक्स्ट मुद्दे पे आता हूं, वो है तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। तो 2.5 महीने हो गए हैं तालिबान को सत्ता में आते हुए और अभी तक किसी भी देश ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान का सत्ता में आना उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, इससे पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का दुश्मन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इन्होंने पाकिस्तान का जो ट्राइबल एरिया है वहां पे हिंसाचार ये बढ़ाया हुआ है। पिछले 2 महीनों में काफी सारा हिंसाचार वहां पे हुआ है। इसे मीडिया ने कवर किया है, यानी कि पाकिस्तान का फायदा नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का तहरीक तालिबान से नुकसान ही हुआ है। तहरीक तालिबान जो है ये पाकिस्तानी तालिबान उसे हम बोल सकते हैं, और अफगानी तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर राज्य कर रहा है। वैसे देखा जाए तो ये 2 अलग अलग देश है, लेकिन 2 अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, लेकिन इनका एक चीज के ऊपर एक मत है, वो ये कि जो ड्यूरन लाइन के दोनों बाजू में जो पठान रहते हैं या पश्तून रहते हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बहुत तंग कर रहा है। दूसरा, चाइना भी आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रबल के अंदर है। उन्होंने सोचा कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो डल्ला मारेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। वहां पे जो चाइना चाहता था कि एक ETIM नाम का ग्रुप है, यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये उइगर मुस्लिम्स का एक गठ है जो चाइना से स्वतंत्रता चाहता है। शिनजियांग प्रोविंस जो चाइना का है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जाएगा इस प्रकार से चाइनीज सोच रहे थे, वो नहीं हो रहा है। जो कुछ सुइसाइड बॉम्बिंग हुए हैं इसके अंदर ये ETIM के दहशतवादी इसके अंदर शामिल थे। आज चाइना ने शिनजियांग में 20 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम को जेल में डाला हुआ है। वो उन्हें कोई भी जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं
वो करने नहीं देते हैं। इसके सिवाय उन्होंने जो वहाँ की एजुकेशन है लोकल लैंग्वेज में होने के बदले उसे चाइनीज में सिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं तो हन चाइनीज यानी कि जो मेनलैंड के चाइनीज है वहां पे अभी मेजॉरिटी में आए हुए हैं। इससे अगले कुछ सालों में जो ये इलाका है शिनजियांग का, उन्हें वो चाइना बिल्कुल हन चाइनीज के मुताबिक बनाना चाहता है और इसमें इसके खिलाफ ईटीआईएम लड़ाई कर रहा है। तो क्या ईटीआईएम को सक्सेस मिलेगा कि नहीं वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज अफगानिस्तान के अंदर एक ऑलमोस्ट गृह युद्ध शुरू हुआ है। एक है आईसिस के यानी कि आईसिस खुरान सर, ये जो है ये इनके आईसिस खुरान सर ने काफी सारे उइगर मुस्लिम्स को रिक्रूट किया है और जिससे वायलेंस लेवल चाइना में जो है ये बढ़ सकती है और आईसिस के ये तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। इतना ही नहीं तो जब मैंने अफगानिस्तान के बारे में 2 बार बात की थी तब मैंने बताया था कि अफगानिस्तान 99% मुस्लिम है लेकिन उसकी तकरीबन 12-13% जो पॉपुलेशन है जिसे हजारा बोला जाता है, हजारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये शिया है और शिया वर्सेस सुन्नी ये भी लड़ाई अफगानिस्तान में चल रही है जैसे वो पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है। और आपको पता है कि शिया का सबसे बड़ा देश है ईरान जो हजारास को मदद कर रहा है। तो एक वो भी लड़ाई शिया वर्सेस सुन्नी वहां पे शुरू है। इतना ही नहीं तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स है तालिबान के एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं और उसका जो नंबर 1 लीडर था वो कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं है। वो मुल्ला बरादर वगैरह जो था वो मारा गया हुआ है। और हक्कानी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है उनका शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इस इलाके में है और वो शायद अफगानिस्तान को या तालिबान को रूल कर रहे हैं। जो एक तालिबान के एक नेता थे जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर ट्रेनिंग ली थी वो भी अभी भाग के नेबरिंग कंट्री में चले गए हैं। यानी कि तालिबान में आपस में सत्ता के लिए अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ शुरू है तो वहां पे वायलेंस बढ़ने वाला ही है। इतना ही नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर जो नंबर 2 सिटी है लाहौर, वहां पे भी गड़बड़ शुरू है। एक ग्रुप है पाकिस्तान का तहरीके लबिक पाकिस्तान या TLP, इस ग्रुप ने लाहौर में जो मार्च किया था वहां पे 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये अलग अलग जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। उसे क्या चाहिए ये वो उनको ही नहीं पता होता। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि वहां पे वायलेंस चल रहा है। अभी मैं आता हूं कश्मीर के अंदर। कश्मीर में जो पुंछ का जो इलाका है वहां पे पिछले 11 दिन से एक ऑपरेशन शुरू है। सुरनकोट का इलाका है, थाना मंडी का इलाका है, जंगल का इलाका है, वहां पे पीर पंजाल का इलाका है। वहां पे कुछ दहशतवादी छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने 2 JCOs और 7 जवानों के प्राणों का यहाँ पे बलिदान दिया है। ऑपरेशन का आज का 12वां या 13वां दिन है। आज भी एक जख्मी हुआ है। इस प्रकार की खबर आ रही थी क्योंकि ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है और वहां पे कुछ दहशतवादी छुप के बैठे हुए हैं। मुझे भरोसा है इस इलाके में मैंने भी काम किया हुआ है, मेरी पलटन ने भी काम किया हुआ है, तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये जो दहशतवादी वहां पे छुपे हुए हैं उनको मारने में हमें सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ये काफी है। मैं नेक्स्ट क्विकली आ जाता हूँ। जनरल रावत इन्होंने जो कहा था अगले 2-3 मिनट में मैं रोकने वाला हूँ। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की थी। चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था। हम भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को सर्विस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है? हाइपरसोनिक मिसाइल ये होता है कि ये बहुत नीचे लेवल के ऊपर से फ्लाई करता है। इसे डिटेक्ट करना बहुत ही कठिन है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज का हो सकता है। तो ये जो बड़े टारगेट्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है वगैरह, इसके ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत ही
कामयाब शस्त्र है। इसके ऊपर हमारा भी संशोधन चल रहा है और शायद हमारे हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, जिसके बारे में यूएसए ने भी बोला है कि इंडिया का रिसर्च काफी आगे बढ़ा हुआ है, कुछ सालों में इसे डिप्लॉय होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं तो जनरल रावत साहब ने बताया था कि जो डिसरप्टिव वेपन्स है इसे इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना चाहिए। डिसरप्टिव वेपन्स तो इंडक्ट हो रहे हैं। आपने ड्रोन्स के बारे में समझा होगा कि हमारी काफी संख्या में हमने ड्रोन्स हमारे आर्मी में, खास तो चाइनीज बॉर्डर के ऊपर उसे डिप्लॉय किया हुआ है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। चाइनीज की जो घुसखोरी होती है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए उनका काफी फायदा होता है। इसके सिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हमने कंट्रोल रूम्स तैयार की हुई है, जिससे पूरी चाइनीज बॉर्डर के ऊपर टेक्नोलॉजी के मदद से हम नजर रख रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर 4,500 किलोमीटर इतनी वास्ट है, वहां पे फिजिकली ऑक्यूपाई करना ये पॉसिबल नहीं है। हाइट 4,000 फीट से लेकर 17-18 हजार फीट इतनी ज्यादा है, सुपर कोल्ड क्लाइमेट है। तो जहां जहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, खास तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मैं दो और विषय के ऊपर आऊंगा। जनरल जो मनोज पांडे, जीओसी इन सी, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न कमांड के हैं, उन्होंने बोला है कि अभी हम अरुणाचल प्रदेश में हमारी डिप्लॉयमेंट अच्छी हुई है। हमने बहुत सारी फौज का मुंह अभी चाइनीज फ्रंट की तरफ किया हुआ है। आपको पता है कि हमारी जो आक्रामक स्ट्राइक कोर थी 17 कोर, वो अभी अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई के लिए तैयार हुई है। इसका एक इंटरव्यू जनरल मनोज पांडे इन्होंने दिया था नितिन गोखले और एक दो और टीवी चैनल्स को, मैं उससे उन्हें कोट कर रहा हूँ। इसके सिवाय जो हमारा कश्मीर का इलाका है या जो ईस्ट लद्दाख का इलाका है, वहां पर भी 1 कोर ये आक्रामक कार्रवाई के लिए तैनात हुई है। तो हमारा जो प्रेजेंस है ये यहाँ पे काफी बड़ा हुआ है। तो जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स है उससे चाइना से डरने की बिल्कुल फिक्र नहीं है। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जोजिला टनल हो या पठानकोट की तरफ से हिमाचल की तरफ से लद्दाख पे जाने के लिए रास्ते हो, वो अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना का जो इतर कार्रवाई है, यानी कि साइबर अटैक, उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चाइना का जो आर्थिक आक्रमण है, अभी काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली के अंदर चाइनीज गुड्स के ऊपर बिल्कुल बॉयकॉट करो, क्योंकि हम पिछले 2 साल से चाइनीज गुड्स के ऊपर बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कुछ कामयाबी तो मिली है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की हालात यह है, आज भी हम 100 करोड़ से ज्यादा चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यानी कि आत्मनिर्भर भारत को आगे जाने के लिए अभी बहुत समय लगने वाला है। तो अलग अलग फील्ड में हमने वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए, जिससे चिप्स का फील्ड हो या कोई और, चाइना के टॉयज मत लो, चाइना के क्रैकर्स मत लो, चाइना के जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं या लैपटॉप होता है या सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्स होते हैं, वो मत लो। आजकल टिकटॉक, जिसे हमने बैन किया था, उसने एक बार फिर से बैकडोर एंट्री की हुई है। तो बी इंडियन बाय इंडियन, चाइना के ऊपर पूरा बहिष्कार करो। ये जो चीज है, हमने सबने हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेशंस को बताना चाहिए, ताकि हम चाइना से 0 चीजें खरीद ले। जब तक चाइना को हम रोकते नहीं है इस प्रकार से, वो हमारे से प्रॉफिट करते रहेंगे और जिससे उनकी सेना की ताकत बढ़ेगी और हमारे इलाके में वो गड़बड़ करते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और लास्ट में एक और अच्छी खबर के बारे में बात करके मैं रुकूंगा। वो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोला जाता है। ये उन देशों के ऊपर नजर रखते हैं जो दहशतवादियों को मदद करते हैं। तो पाकिस्तान पिछले काफी साल से ग्रे लिस्ट के ऊपर है। इसमें हमारी डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा हाथ है। इससे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है
इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहिष्कार डाला है। यानी कि वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूरोपियन यूनियन से जो लोन मिलते हैं, अमेरिका से जो लोन मिलते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं मिल रहे हैं। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही डोलड्रम में है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, तो शायद आगे आने वाले दिनों में हमें दुनिया के सामने ये फिर से लाना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक दहशतवाद का अड्डा है। तो मैंने काफी सारे मुद्दे कवर किए, बांग्लादेश की लिबरेशन, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, जनरल रावत जी ने क्या बोला है, पुंछ ऑपरेशन के अंदर क्या हो रहा है, चाइनीज फ्रंट के ऊपर 17 कोर और 1 कोर किस प्रकार से तैयार है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद।